खुश आमदीद, खैर मक़दम और वेलकम है आप सभी सामिईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिज़वान सहीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस मोड एजुकेशन सेशन 2022-23 के बारे में बताने वाला हूँ कि फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने डिस्टेंस मोड कोर्सेज के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे और उसके अलावा कुछ और मज़ीद जानकारी जो आपको एडमिशन के रिगार्डिंग है कि कौन-कौन से कोर्स में एडमिशन इस बार डिस्टेंस मोड में हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो पूरी वीडियो देखिए, या कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताएँगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोर्सेज़ कौन-कौन से अवेलेबल हैं डिस्टेंस मोड के कोर्स में। बीए, बीकॉम, ये 2 कोर्स आपका ग्रेजुएशन लेवल पर है। बाकी मास्टर लेवल पर आपके 3 सब्जेक्ट है, एमए इन उर्दू, एमए इन इंग्लिश, एमए इन इस्लामिक स्टडीज़, और उसके अलावा कुछ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज़ भी हैं। उन सभी कोर्सेज़ में डिस्टेंस मोड में एडमिशन होने वाले हैं। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न ये होता है कि डिस्टेंस मोड होता क्या है? बाज़ जगह इसे डीडीई, डिस्टेंस मोड को डीडीई नाम से जानते हैं, कभी इसे ओडीएल भी बोलते हैं, ओपन डिस्टेंस लर्निंग। बाज़ जगह इसे प्राइवेट भी बोलते हैं। क्या? प्राइवेट कोर्स या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, इन सभी नाम से जाना जाता है। ये एक, लेकिन ये कोर्स क्या है, सब एक ही है। अलग-अलग आप डीडी कह लें, ओडीएल कह लें, प्राइवेट कह लें, कॉरेस्पॉन्डेंस कह लें, बात बराबर ही होगी, सभी कोर्स एक ही है। ओके, अब इसमें फी कोर्स के लिए अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है? तो यूनिवर्सिटी ने 20 अक्टूबर का लास्ट डेट बताया है कि लास्ट 20 अक्टूबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फी पेमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन फी कितनी है? तो 300 रुपए रजिस्ट्रेशन फी है। तो अभी ये सिर्फ अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन फी 300 रुपए लग रहा है, लेकिन जब कैंडिडेट का एडमिशन हो जाएगा, मतलब अभी सारा डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना है, जब डॉक्यूमेंट अपलोड वेरीफाई होके मैसेज आ जाएगा, तो फिर उसके बाद 20 अक्टूबर से ये 30 अक्टूबर तक हम ले लेते हैं कि 30 अक्टूबर तक कोर्स फी पे करने का टाइम है। जिस कोर्स के लिए, बीए के लिए, बीएससी के लिए, सॉरी बीए, एमए या डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी कोर्स है उसके लिए जितना फी है वो आपको 30 अक्टूबर तक पेमेंट करना होगा। अभी सिर्फ आपको 300 रुपए रजिस्ट्रेशन यानी ऑनलाइन अप्लाई का फी यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए, अब हम सीधे चलते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे, वो ही असल आपको आज की इस वीडियो में दिखाना था। हम सीधे सिंपल अपने सिस्टम में यहाँ गूगल पर चलते हैं, ब्राउज करते हैं। आप मोबाइल से कर रहे हैं या लैपटॉप से, जहाँ से भी कर रहे हैं, आपको ब्राउजर पे जाके लिखना है सिर्फ मानू, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। मानू लिखेंगे, MANW, उसी से आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो सबसे टॉप पे फर्स्ट रिजल्ट आएगा, ये आप देख रहे हैं मानू होम पेज का, इसी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको manu.edu.in एक साइट दिख रहा होगा, वही मानू का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये हमारे पास साइट ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद हमें कहाँ चलना है वो आपको अभी दिखाने वाला हूँ। थोड़ा वेट कर लेते हैं, आई थिंक इंटरनेट स्लो है जिसकी वजह से टाइम टेकन है, टाइम लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, वेट करते हैं। हाँ, ये हमारा साइट अब ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको ये पॉपअप मैसेज दिखा रहा है, इस पॉपअप मैसेज को हमें कैंसिल करना है। जैसे ही कैंसिल करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। क्या है? कई सारे ऑप्शंस यहाँ टॉप कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एकदम से आ जाना है एडमिशन के ऊपर। कहाँ? एडमिशन के ऊपर आना है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिखाया जा रहा है एडमिशन के लिए। इसमें कौन-कौन सा? एडमिशन रेगुलर मोड, एडमिशन डिस्टेंस मोड। सेकंड वाला जो ऑप्शन है एडमिशन डिस्टेंस मोड, हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इस पेज में अब आप देखिए, यहाँ पर ही ये कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में ये दिखा रहा है क्या? न्यू रजिस्ट्रेशन का। न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, क्योंकि हम पहली बार तो अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सारे इंस्ट्रक्शंस को आप जरूर एक मर्तबा पढ़ लीजिए। ओके,
हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किए, न्यू पेज ओपन हो गया। इसमें देखिए लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू डिप्लोमा यूजी पीजी प्रोग्राम, ये जो लिखा हुआ है हमें यहीं पे अब आना है, नीचे अपना सारा डिटेल्स डालना है। एक एक करके हम अपना सारा डिटेल्स डालते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और दिखे, समझ में आए। चलिए, एप्लीकेंट नेम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, एप्लीकेंट नेम लिख लेना है, मतलब कि कैंडिडेट का नाम क्या है, किस आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद ईमेल आईडी दिखाया जा रहा है आपको, ईमेल आईडी में आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। हमने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। जस्ट इसी ईमेल आईडी को फिर से दोबारा से डालना है, इस वजह से मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। ये हमारा आ गया। अब पासवर्ड आपको कोई एक बनाना होगा जिससे आप लॉगिन कर पाएंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी एक पासवर्ड बनाइए, कोई भी पासवर्ड रखिए। चलिए, मैंने पासवर्ड भी अपना डाल लिया है। पासवर्ड में एक चीज आपको बस याद रखना है कि क्या है ना, यहाँ पे मिनिमम 6 कैरेक्टर जो दिया गया हुआ है कि कम से कम 6 लेटर यानी 6 नंबर का आपका होना चाहिए। पासवर्ड के लिए बेहतर होता है कि आप उसमें एक अल्फा न्यूमेरिक ऐड भी कर, अल्फाबेट किसी कैरेक्टर को ऐड करें, फिर उसके नंबर को भी, मतलब कि ए बी सी डी में से कुछ एक ले लीजिए, 1 2 3 में से कोई नंबर लीजिए और उसका स्पेशल कैरेक्टर आता है जैसे एट द रेट, हैशटैग, डॉट, कॉमा वगैरह, उनमें से भी कोई एक स्पेशल कैरेक्टर लीजिए और उसी को डालिए। तो उस तरीके से आप पासवर्ड बनाएंगे तो आपका पासवर्ड सही रहेगा। फिर आपको नीचे यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर दोबारा से आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मैं इसी मोबाइल नंबर को कॉपी करके दोबारा से डालता हूँ। ये हमारा मोबाइल नंबर हो गया। अब एक कैप्चा यहाँ पे ये ब्लू कलर का दिखा रहा है, इस कैप्चा को हमें क्लिक करना है। अब हम जैसे रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, जैसे ही हमने रजिस्टर पर क्लिक किया, अब हमारा यह प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, ओके, ये हमारा आ गया कि योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज एंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। मतलब यह है कि आप के ईमेल आईडी पर एक कोड गया होगा, उस कोड को यहाँ पर डालना है। तो जो आप अपना ईमेल आईडी देंगे उसी ईमेल आईडी में इस कोड को चेक कर लें। चलिए, मैं भी अपने में कोड को देखता हूँ कि क्या आया है और उसे यहाँ पर डालने की कोशिश करता हूँ। और याद रखें कि अपना ही ईमेल आईडी दें, दूसरे का ईमेल आईडी देंगे तो फिर एडमिशन के बाद आपसे यूनिवर्सिटी तो इसी ईमेल आईडी के थ्रू कनेक्ट करेगी, लेकिन दूसरे का रहेगा तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। चलिए, मैंने ईमेल आईडी डाल के फिर नीचे से कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को भी हम डाल लेते हैं। अब कैप्चा डालने के बाद सबमिट ओटीपी पर क्लिक करें। जैसे ही हमने सबमिट ओटीपी पर क्लिक किया, अब इसके बाद हमारे पास ये ओपन हो गया। अब हमें क्या करना है, पहली बार तो हम रजिस्ट्रेशन पर गए थे, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन पर नहीं जाना है, बल्कि हमें कहाँ जाना है, हमें अपना ईमेल आईडी, यहाँ फर्स्ट वाले पे ईमेल आईडी डालना है और पासवर्ड जिस जो हमने बनाया था वही डालना है। तो अपना ईमेल आईडी मैं डाल देता हूँ, जो ईमेल आईडी मैंने वहां पर डाला था। अब मैं यहाँ कैप्चा डालता हूँ। ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद अब लॉगिन कर रहा हूँ। ऐसे ही मैंने लॉगिन किया। अब देखिए अब हमारे पास क्या ऑप्शन, ये पेज ओपन हो गया। इसमें अभी ये दिखा रहा है कि प्रोफाइल डिटेल्स, पहले हम प्रोफाइल डिटेल्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद तब हमें कोर्स कंप्लीट करना होगा। बाकी लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि आपका ईमेल आईडी क्या है और मोबाइल नंबर क्या है। कुछ और कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप हेल्प डेस्क पर यहाँ पर क्लिक करके मेल करके यूनिवर्सिटी से कनेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ आते हैं कंप्लीट प्रोफाइल पर, येलो कलर से जो ऑप्शन दिखा रहा है इस पर क्लिक किए, कंप्लीट प्रोफाइल पर। जस्ट क्लिक करने के बाद हमसे पूरा पर्सनल डिटेल्स हमसे सारा मांगा जाने लगा।
मतलब ये है कि आपका पर्सनल डिटेल्स क्या है, नेम एस। हाँ, एक चीज ऊपर देख लीजिए कि ऊपर यूनिवर्सिटी ने एक ये भी पॉपअप नोटिफिकेशन दे दिया है कि सिर्फ इंडियन सिटीजन, ओनली इंडियन के लिए अभी मानू में एडमिशन हो रहा है, जो इंडिया से बाहर है उनके लिए अभी एडमिशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन में आपका क्या नाम है वो नाम आपको डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, कौन से डेट पर है, उसके बाद कौन से महीने पर है, फिर आपका साल कौन सा है। हाँ, डिस्टेंस मोड में किसी तरीके के एज का कोई कंडीशन नहीं है। मानू में आप किसी भी एज के हो तो डिस्टेंस मोड से एडमिशन लेने में आपको कोई प्रॉब्लम। यहाँ पर एप्लीकेंट जेंडर का नाम पूछा जा रहा है, जेंडर मेल कर दिया। कैटेगरी है, कैटेगरी में जिस कैटेगरी से आप बिलोंग्स करते हैं, अनरिजर्व अगर जनरल है तो अनरिजर्व डालेंगे, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, एससी एसटी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आप जिस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं उसको डालेंगे। हम यहाँ पर ईडब्ल्यूएस डाल देते हैं। अगर आपने यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन सेलेक्ट किया है तो आपको उसका डिटेल्स डालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट अनरिजर्व कर रहे हैं तो कोई भी डिटेल्स नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे डिटेल्स डालने को कहा जा रहा है। एक तो ये पूछा जा रहा है कि डू यू हैव योर कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपके पास आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है। हाँ यस, मेरे पास है। सर्टिफिकेट नंबर क्या है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट नंबर होगा वो सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपको किस लेवल पर किसने उस सर्टिफिकेट को इशू किया है उसका नाम लिखना है। आपने सर्टिफिकेट डीए क्या कहते हैं रेवेन्यू ऑफिसर आरओ से बनवाया है या फिर डीएम से बनवाया है या डीएम से, जिससे बनवाया है मैं यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर डाल दे रहा हूँ। ये आरओ होता है, जनरली जो ब्लॉक लेवल से बनवाते हैं तो वो आरओ ही हमारा सर्टिफिकेट बना के देता है। किस डेट पर आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो आइए मैं वहां पर वो डेट भी सिलेक्ट कर लेता हूं। कोई भी एक डेट डाल देंगे जिस डेट पर आपका सर्टिफिकेट बना होगा। आप अपना सर्टिफिकेट चेक कीजिए कि आपका सर्टिफिकेट किस डेट पर बना है। एनुअल फैमिली इनकम, आपके फैमिली का एनुअल इनकम कितना है वो आप डाल देंगे। जितना भी इनकम हो आप डाल देंगे। मैं यहाँ पे 1,20,000 डाल रहा हूँ। आगे उसके बाद आपको एक अल्टरनेट ईमेल आईडी और अल्टरनेट मोबाइल नंबर देने को कहा जा रहा है। तो आप पहले तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देंगे, बाकी आप अपने भैया का या अगर 2 सिम चलाते हैं तो उसका या फिर पेरेंट का मोबाइल नंबर दे दें। कुछ जो भी मोबाइल नंबर हो आप यहाँ पर दे दें। मैं यहाँ पर खाली उसको छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना मोबाइल नंबर जरूर दीजिए। उसके बाद एक ब्लड ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, आपका क्या ब्लड ग्रुप है उस ब्लड ग्रुप को यहाँ पर डालेंगे। कुछ भी नहीं, आपका पता नहीं है कि मेरा क्या ब्लड ग्रुप है तो इसको खाली छोड़ देंगे, लेकिन अगर पता है तो आप जरूर डालेंगे। मेरा बी पॉजिटिव है, मैं बी पॉजिटिव डाल रहा हूँ। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस मैं बिल्कुल इंडिया का रहने वाला हूँ। रिलीजन आपका क्या है, आप मुस्लिम हो तो इस्लाम हमने डाल दिया। उसके बाद मदर्स नेम आपके पास यहाँ पर आ रहा है, आपकी अम्मी का नाम क्या है। जो भी आपके अम्मी का नाम है वो आप अपनी अम्मी का नाम यहाँ डालेंगे। मदर्स ऑक्यूपेशन, आपकी अम्मी क्या करती है, होम मेकर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉय है, जो है वो डाल दीजिए। अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो अदर डालेंगे। उसके बाद मदर्स क्वालिफिकेशन, आपकी मदर्स कहाँ तक पढ़ी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट है या नॉन ग्रेजुएट है या कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर नॉन डाल रहा हूँ। मदर्स इनकम आपका क्या है, जो इनकम होगा आपके अम्मी का, अगर कुछ भी नहीं है तो नील करेंगे, लेकिन जितना इनकम है 1 लाख से कम, 1 लाख से 2 लाख जितना है उतना डाल देंगे। फादर्स नेम अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, आपके फादर्स का नाम क्या है वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद फादर्स का ऑक्यूपेशन, आपके फादर अब्बू क्या करते हैं, सेल्फ खुद का अपना कारोबार है, बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है या फिर अदर है, जो भी होगा आप वहां पर डाल देंगे। मैं यहाँ पर चलिए अदर कर देता हूँ। उसके बाद फादर्स क्वालिफिकेशन, आपके फादर्स कहाँ तक पढ़े हुए, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट या नॉन, तो मैं यहाँ पर नॉन ग्रेजुएट कर देता हूँ क्योंकि अबू ने 12th ही किया हुआ है, मेरे अब्बू ग्रेजुएट नहीं किए हैं। फादर्स एनुअल इनकम, आपके गार्जियन का एनुअल इनकम कितना है, लेस देन 1 लाख या फिर 1 to 2 लाख।
मैं यहाँ पर 1 to 2 लाख, 1 से 2 लाख के बीच का कर दिया। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, इमरजेंसी में आपसे कोई अगर कॉन्टेक्ट करे तो किस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेगा उसका नंबर आपको यहाँ दे देना है। कंबाइंड फैमिली इनकम मतलब आपके पूरे फैमिली की कितनी इनकम है वो आपको यहाँ पर दे देना है। तो मैं यहाँ पर 1 से 2 लाख दे दिया। अगला फिर आपसे ऑप्शन आप यहाँ पर क्या है, अदर कैटेगरी या कोटा का ऑप्शन। आप पीडब्ल्यूडी या किससे बिलोंग्स करते हैं, पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली चैलेंजेड है या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जिसे हिंदी में विकलांग या दिव्यांग कहते हैं, वो कुछ भी है तो आप लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल है, मतलब नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। फिजिकल मतलब के आपके पैर में हाथ में परेशानी है। विजुअल है मतलब कि मेंटली जो दिखाई नहीं देता उस तरीके से है। हेयरिंग मतलब सुनने में आपका प्रॉब्लम है, या अदर कुछ है, जो भी है तो डालेंगे। मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ। उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट आप हैं या कश्मीरी हिंदू फैमिली, तो मैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल क्योंकि मैं उससे भी बिलोंग्स नहीं करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप, आपको प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप मिला हुआ है, नहीं हमें नहीं मिला है, मैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ। वर्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड सेल्फ, नहीं बिल्कुल कुछ भी नहीं है, यहाँ पर मैं इसे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अगला फिर हमारा आता है एड्रेस डालने का। तो आपके घर का जो एड्रेस है वो अपने घर का परमानेंट एड्रेस ही डालिएगा, क्योंकि एडमिशन के बाद इसी एड्रेस पर आपके यहाँ बुक जो है वो पहुंचाई जाएगी। मैं यहाँ पर मानू का एड्रेस डाल दे रहा हूँ। आपके घर का जो एड्रेस होगा वही बिल्कुल घर का एड्रेस डालिएगा। फिर यहाँ पर कंट्री किस कंट्री से में है, तो यहाँ पर इंडिया आ जाएगा। स्टेट कौन सा है आपका, स्टेट यहाँ पर मैं, क्योंकि असल मैंने मानू का ही डाला है तो फिर तेलंगाना करता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका किसी मानू का जो एड्रेस है ये आपका रंगारेड्डी में पड़ता है, रंगारेड्डी। पिन कोड कितना है, 530032। इस पिन कोड को हमने यहाँ पर डाल दिया, लेकिन मैं जानबूझकर यहाँ डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे तो एडमिशन लेना नहीं है डिस्टेंस में, सिर्फ आपको बताने के लिए वीडियो डाल रहा हूँ। तो मैंने मानू का एड्रेस डाल दिया है, लेकिन याद रखें आप अपने घर का एड्रेस, आप जहाँ से बिलोंग्स करते हैं, आपका जहाँ घर है वहीं का एड्रेस डालेंगे, क्योंकि एडमिशन के बाद आपके एड्रेस पर यूनिवर्सिटी किताब यानी स्टडी मटेरियल भेजेगी, या फिर एडमिशन कंप्लीट होने के बाद आपका मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट वगैरह भेजेगी। तो वो सब आपको एक सही एड्रेस रहेगा तो सही से पहुंच पाएगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए, मेरा सेम कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस मतलब पत्राचार का जिसे कहते हैं हिंदी में, या मरसलात का पता, वही मेरा परमानेंट एड्रेस है। मैं दोनों में सेम कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ सेव एंड नेक्स्ट पर। अब देखिए हमारा यहाँ पर ये डिटेल्स आ गया है। अब नेक्स्ट हम सीधे इसमें नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हमसे ये पूछा जाएगा कि इसमें कुछ अपडेट करना चाह रहे हैं, जो हमने डाला उसमें से कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, या सब ठीक है। अगर कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो अपडेट पर क्लिक करेंगे, नहीं करना है तो अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पर हमने क्लिक किया, अब हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। इसमें भी हमें क्या करना है, आर यू पार्टिसिपेटेड नेशनल सर्विस स्कीम, यानी आप एनएसएस में कभी पार्टिसिपेट किया है, यस तो यस, नो तो नो। मैंने नहीं किया है, मैंने नो यहाँ पर लिख दिया। फिर मैं नेक्स्ट पर कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हमारा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो आएगा नेक्स्ट करने के बाद, अपलोड, मतलब कि यहाँ पे आपको जो अपलोड करने को कहा जा रहा है वो आप अपना अपलोड करेंगे। जैसे अब ये तीसरा ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शन में आपको क्या क्या अपलोड करना है। डिजिटल फोटो एंड सिग्नेचर आर रिक्वायर्ड इन जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट। मतलब आपको अपना यहाँ पे नीचे देखिए तीन चीज, कुछ चीजें अपलोड करने को कहा जा रहा है। फोटो अपलोड करने को, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, और फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, क्योंकि मैंने वहां पे कोटा में कैटेगरी में ईडब्ल्यू सेलेक्ट किया था। तो एक एक करके मैं अपलोड कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर फोटो अपलोड करना है। फोटो हमने क्लिक किया। एक चीज याद रखिए कि आपका फोटो जो है वो आपका जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। चलिए, आ गया है हमारा फोटो। यहाँ पर हमने फोटो क्लिक किया।
फोटो क्लिक करने के बाद अब यहाँ ब्लू कलर स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करना है। स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करने के बाद मेरा फोटो अपलोड हो गया। नेक्स्ट सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें अब सिग्नेचर अपलोड करना है। आइए अब सिग्नेचर को भी हम चूज करते हैं। सिग्नेचर हमने यहाँ से चूज कर लिया। अब सिग्नेचर को भी हमने अपलोड कर दिया। मेरा सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा डेट ऑफ बर्थ। आमतौर पर डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का मार्कशीट देते हैं या 12th का, जिसमें डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट का लिखा होता है। 10th में तो जरूरी लिखा ही होता है, अगर 12th में लिखा हो तो दोनों दे सकते हैं, नहीं तो जिसमें लिखा हो वो देना आपके लिए जरूरी है। आइए मैं 10th का मार्कशीट दे रहा हूँ क्योंकि उसी पर मेरा डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। वो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया। फिर आगे आएंगे ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस आप जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीडीएफ तीनों में से किसी में भी डाल सकते हैं। मेरे पास पीडीएफ में ईडब्ल्यूएस अवेलेबल है, मैं ईडब्ल्यूएस को पीडीएफ में यहाँ पर डाल दिया, अपलोड कर दिया। ये सारा डॉक्यूमेंट मेरा देखिए अपलोड हो गया। जो जो हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं वो प्रीव्यू में दिखा भी रहा है। उसके बाद हमें सबमिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे एक पॉपअप मैसेज आएगा कि नो मॉडिफिकेशन इज अलाउड वंस प्रोफाइल इज सबमिटेड। मतलब एक मरतबा आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो उसके बाद आप दोबारा से क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन उसमें नहीं कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैंने सभी सही सही डाला है, आप भी सही से डालिएगा क्योंकि चेंजिंग नहीं होगा। सबमिट करता हूं मैं यहाँ पे। सबमिट करने के बाद अब फिर मेरे पास कुछ और ऑप्शन आएगा। अब ये हमारा प्रोफाइल डिटेल्स कंप्लीट हो गया है। अब नीचे हमें यहाँ पर आ रहा है अप्लाई प्रोग्राम यानी कोर्स डिटेल्स के लिए। अब किस कोर्स में एडमिशन लेना है वो हमें क्लिक करना है। अप्लाई इन प्रोग्राम पर मैंने क्लिक किया। इसके बाद ये मेरे पास 8 स्टेप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक एक करके सभी को मुझे डालना है। प्रोग्राम लेवल पर हमें आना है, किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है। मैं यहाँ पर बैचलर सेलेक्ट करता हूँ। बैचलर के बाद आपको क्या है, बीए है या बीकॉम है, मैंने बीए किया। बीए के बाद फिर मॉडर्न इनमें कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करना है, उर्दू या हिंदी, जो भी लैंग्वेज आप चूज करेंगे वो आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, उसका प्रूफ भी देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर उर्दू कर लेता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट वन कोर्स फ्रॉम लिटरेचर ग्रुप। मतलब ये है कि बीए में जो आप सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं उन सारे सब्जेक्ट्स में से 2 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको लेना पड़ेगा, हिंदी या उर्दू। उसके अलावा भी आपको 2 और सब्जेक्ट चूज करने को कहा जा रहा है, जिसमें से एक लिटरेचर यानी लैंग्वेज का ग्रुप है और दूसरा सोशल साइंस का ग्रुप है। आप चाहे तो लैंग्वेज में से अरबिक, इंग्लिश, हिंदी या उर्दू में से कोई एक और ले ले, नहीं तो फिर सोशल साइंस का यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। मतलब आप समझ रहे होंगे कि लैंग्वेज में से एक तो हम पहले उर्दू ले लिए मदर इंडियन लैंग्वेज, उसके अलावा भी कोई और दूसरा लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर हमें सोशल साइंस का 2 सब्जेक्ट लेना होगा। तो हम यहाँ पर हिस्ट्री सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इसको इस तरीके से समझिए कि ग्रेजुएशन में मेरा मेनली 3 सब्जेक्ट होगा। एक सब्जेक्ट तो हमने एज ए लैंग्वेज के लिए यहाँ पर उर्दू ले लिया, बाकी 2 सब्जेक्ट जो चूज करना है वो अब हम यहाँ पर से क्या ले, तो दोनों में से एक और लैंग्वेज हम इंग्लिश लेके हिस्ट्री तो हम ले लेंगे। तो मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट उर्दू, इंग्लिश, हिस्ट्री हो गया। लेकिन अगर हम इंग्लिश यहाँ पर नहीं लेंगे, इसको खत्म कर देंगे हिस्ट्री, तो हमें सोशल साइंस का एक और सब्जेक्ट लेना पड़ेगा और इसमें हम क्या करेंगे, सोशल साइंस के लिए एक और सब्जेक्ट हम इकोनॉमिक्स ले लेते हैं। तो क्या हुआ हमारा कि ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट हमारा उर्दू है और बाकी 2 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री है। रीजनल सेंटर अब आपको यहाँ पर चूज करना है कि आप जो एडमिशन ले रहे हैं तो आप किस रीजनल सेंटर में होना चाहिए। आप यहाँ पर से देख के चूज कर लीजिए आपसे नजदीक कौन है। मैं यहाँ पे बिहार का दरभंगा चूज करता हूँ क्योंकि जो आप रीजनल सेंटर चूज करेंगे उसके अंदर जो लर्नर सपोर्ट सेंटर आता है वो आपको चूज करना होगा। दरभंगा के अंदर इतने सारे लर्नर सपोर्ट सेंटर्स आते हैं, आपको इसमें से जो मर्जी है वो लेना होगा। चलिए मैं यहाँ पर एक सेंटर चूज कर लेता हूँ। ये हमारा सेंटर चूज हो गया क्योंकि मेरा एग्जाम इसी सेंटर पर होगा जो सेंटर हम यहाँ पर चूज कर रहे हैं और हमें असाइनमेंट वगैरह इसी पर जमा करना होगा। आइए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अगला हमारे पास जो अब हो गया क्या आ रहा है, ये हमें प्रीव्यू दिखा रहा है कि हाँ हमने ये सारा किया हुआ है। हमने लर्निंग सपोर्ट सेंटर ये चूज किया है, हमारा मॉडर्न लैंग्वेज में उर्दू है, बाकी मेन सब्जेक्ट जो है वो दो और सब्जेक्ट लेना पड़ता है, उसमें से हमें एक इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री लिया हूं हमने। नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट करने के बाद अब सेकेंड ऑप्शन आ गया। सेकेंड में से अब आपको ये सारा डिटेल्स आपको फिल करना है। हाँ, सेकेंड हमने मेरा ये सारा चीज दिखा रहा है जो पहले ही से हमारा फिल किया हुआ था प्रोफाइल में। आप इसको देख लेंगे कि सब कुछ ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। दूसरे के बाद अब हमारा तीसरा स्टेप पर आ गया है। अब देखिए तीसरे स्टेप में हमसे क्या-क्या पूछा जा रहा है कि एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब मानो मैं किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए उर्दू किसी भी लेवल पर पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो ये उसके बारे में पूछा जा रहा है कि हाँ आपने पढ़ा है, उसको टिक कीजिए। हाँ, मैंने बिल्कुल उर्दू पढ़ा है, इस वजह से मैं इसे टिक कर दे रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पर ये एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी, जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो पूछा जा रहा है कि हाँ आप वो कर, मतलब आपने बीए सेलेक्ट किया है तो बीए में कह रहा है कि हाँ आप इंटरमीडिएट यानी 10+2 या उसके इक्विवेलेंट, उसके बराबर का कोई कोर्स कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर टिक यस कर दिया। अब वही अगर यहाँ पर मैं एमए सेलेक्ट किया होता तो ये ऑप्शन आता कि हाँ हमने ग्रेजुएशन किया हुआ है। ओके, तो आई थिंक इस बात को समझ गए होंगे। अगला है कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ उर्दू, बिल्कुल मुझे उर्दू आती है। उसके बाद अगला है कि हैव यू स्टडीड अंडर मदरसा बोर्ड, आपने कहाँ से पढ़ाई की हुई है। मदरसा बोर्ड का यहाँ पर मतलब है कि आपने मदरसा से पढ़ाई की हुई है क्या, क्योंकि मानू में जो एडमिशन होते हैं उन एडमिशन्स में लगभग 250 ऐसे मदारिस है जहाँ के कोर्स को मानो में एडमिशन के लिए एलिजिबल माना गया है। आप प्रोस्पेक्टस में उसको देख सकते हैं। तो अगर मैं मदरसा से पढ़ाई की है तो मैं यहाँ पर यस करूंगा, और हमने जैसे मैं यस करूंगा तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस साल में पास हुए हैं, आप किस स्टेट से पास हुए हैं, आपके मदरसा का नाम क्या है और कोर्स का नाम आपका क्या है और रिजल्ट आपका क्या आ चुका है। चलिए मैं इसके लिए भी आप लोगों को एक चीज वो प्रोस्पेक्टस में डिस्टेंस मोड का दिखा देता हूं, उसमें मदरसा का लिस्ट कहाँ दिया हुआ है ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं ले चलता हूं वेबसाइट पे, कैसे आप प्रोस्पेक्टस देखेंगे, प्रोस्पेक्टस कैसे डाउनलोड करेंगे उसके बारे में आपको बता देता हूं। साइट मानो का बहुत स्लो हो गया हुआ है। आई थिंक डाउनलोड तो किया हुआ है मेरे पास, मैं उसी को ओपन करके देखता हूं क्योंकि साइट स्लो काम कर रहा है और उसके ऊपर सोने पर सुहागा है कि मेरा लैपटॉप जो है वही स्लो काम करता है। चलिए, हाँ, प्रोस्पेक्टस हमारे पास आ गया यूनिवर्सिटी का। आपको प्रोस्पेक्टस यूनिवर्सिटी का दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। इसी पर हमें मदरसा का लिस्ट फाउंड करना है, किस मदरसा से हमने अपना कोर्स कंप्लीट किया है। इसमें मैं सबसे नीचे आ जाता हूं, जैसे ही आप स्वाइप करके नीचे आएंगे तो इस तरीके से ये देखिए मदरसा का हमारे पास लिस्ट दिया हुआ है। कोई एक मदरसा राउंड रेंडमली मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। चलिए, एक ये मदरसा है दारुल हदीस मऊनाथ भंजन, जो कि भंजन यानी ये यूपी में आता है, वहां का एक मदरसा है। इस मदरसा से पास आउट स्टूडेंट अगर वहां से उन्होंने आलमियत की है तो मानो में बीए में एडमिशन ले सकता है, डिप्लोमा जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में ले सकता है, या फिर अगर फजीलत वहां से की हुई तो वो एमए अरबिक उर्दू इस्लामिक स्टडीज इन तीनों में से किसी, इन हिस्ट्री किसी में भी ले सकता है। तो मैं इसी मदरसा को यहाँ पर से कॉपी पेस्ट करके उस मदरसा को वहां पर डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर पूछा जा रहा था कि आपने मदरसा से किया हुआ है, मदरसा बोर्ड से पास आउट आप हैं यानी किसी मदरसा से है तो यस किया है। अब किस साल में हमने पास किया है वो मैं 2021 में मैंने पास किया है। किस स्टेट में हमारा मदरसा है तो हमारा मदरसा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। अब मदरसा का लिस्ट मेरा यहाँ पर नीचे आएगा, नेम ऑफ मदरसा। तो जो मदरसा मैंने वहां से देखा था वो ये मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद ये मदरसा आ गया। अब इस मदरसा से दो कोर्स हमारे पास आ रहा है कि क्या क्या आलिमियत की है या फजीलत की है।
तो मैं आलमियत यहाँ पर डाल देता हूँ और फिर पास है या रिजल्ट अवेटेड है, मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ कि मैं इस मदरसे से पास आउट हो चुका हूँ। ये तो प्रोसेस था उन लोगों के लिए जो किसी मदरसा से पास आउट है। और प्रोस्पेक्टस में वो भी देख सकते हैं कि कौन-कौन से ऐसे मदारिस हैं जिस के पास आउट स्टूडेंट के या जिसके डिग्री को मानूम एडमिशन के लिए एलिजिबल दिया गया हुआ है, आप प्रोस्पेक्टस में उसे देख सकते हैं। वो तो खैर अलग बात हो गई। और लेकिन अब यहाँ पे दूसरा सिचुएशन ये आता है कि वैसे कैंडिडेट जो मदरसा से नहीं बल्कि किसी स्कूल से आए हुए हैं, स्कूल मीडियम से आए हुए हैं, तो यहाँ पर नो करेंगे। जैसे वो नो करेंगे तो अगला ऑप्शन आ जाएगा कि किसी ने स्कूलिंग से पढ़ाई की हुई है तो उनके 10th ए में ईयर ऑफ पासिंग क्या है और उसके बाद 12th में ईयर ऑफ पासिंग क्या है, किस मदरसा से उसने पास किया है, क्या क्या होगा, तो उसके डालना पड़ेगा। चलिए मैं स्कूल वालों को भी यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैं मदरसा 10th अगर मैं डालूंगा यहाँ पे 10th किस साल में मैंने पास किया है, 2011 में। मैक्सिमम मार्क्स यानी हमारा जो 10th का एग्जाम हुआ था उसमें कितना का था पेपर, 500 का पेपर था, उसमें मुझे कितना नंबर आया, तो मैं रेंडमली यहाँ पे 350 डाल देता हूँ। बाकी हमारे मदरसा का नाम क्या है, सॉरी हमारे इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, यानी 10th जो हमने किया था, आपके मार्कशीट पे लिखा होगा कि आपके मदरसा का नाम क्या है, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आप किस बोर्ड से किए हुए हैं, उस बोर्ड का नाम यहाँ पे मैं बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड का डाल दे रहा हूँ। और उसमें हमारा सब्जेक्ट क्या क्या था, तो जो जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट मैं डालूंगा यहाँ पे। मैथ है, साइंस है, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी और फिर सोशल साइंस। ये मेरा 10th में सारा सब्जेक्ट था, मैं ये सब्जेक्ट यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। अब उसके बाद 12th क्या यहाँ पे डिटेल्स डाला गया हुआ है, किस साल में मैंने 12th पास, अच्छा हाँ 12th में पास आउट हूँ, हाँ बिल्कुल पास आउट हूँ। यहाँ पे अवेटेड का मतलब ये होता है कि जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया, जिनका रिजल्ट नहीं है वो अवेटेड डालेंगे, जो पास आउट हो चुके पास आउट डालेंगे। चलिए मैं यहाँ पर पास आउट डाल देता हूँ, कब मैंने पास किया है वो भी डाल दिया, 2013। 12th में मैक्सिमम मार्क्स यानी कितने मार्क्स का हमारा एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के लिए हम टोटल मार्क्स यहाँ पर 500 डाल देते हैं। उस 500 में से मुझे कितने आए, जो मुझे मार्क्स आया मैंने वो यहाँ पे डाल दिया। अब आ रहा है कि किस आपने कहाँ से 12th किया, किस आपकी स्कूल का नाम क्या है, तो स्कूल का नाम यहाँ पर हमारा चलिए मैं यहाँ पर अपने स्कूल का नाम डाल दिया। अब ये बोर्ड क्या है, तो वो भी फिर मैं यहाँ पर BSEB ही डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है। अब यह है कि सब्जेक्ट क्या क्या है, जो जो सब्जेक्ट होगा आपका वो सब्जेक्ट डाल दीजिएगा। जो साइंस से किया है वो साइंस डालेगा, जो आर्ट्स से किया है वो आर्ट्स डालेगा। मैं यहाँ पे आर्ट्स का सब्जेक्ट डाल देता हूँ। चलिए टाइम थोड़ा सा लग रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं है क्योंकि मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं, मैंने 10th और 12th दोनों का मैंने डिटेल्स यहाँ पे डाल दिया। अब नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन में हमें क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, अब इसके बाद देखिए कि हमारे पास अदर
ये जो हमने जो भी सिलेक्ट किया है वो मेरा आ गया है। सभी को आप चेक कर लेंगे, फिर नेक्स्ट पर आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा देखते हैं क्या है। जैसे मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया, अब नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन में अब हमारा ये चौथा आ गया अदर डिटेल्स में। अदर डिटेल्स में कुछ भी नहीं है, मेरा एनएसएस नहीं है, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। फिर पांचवा ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट का, कि आपके पास क्या जो जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं उन सभी का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस ऑलरेडी मेरा अपलोड है, इस वजह से यहाँ पर दिखा रहा है। मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके नीचे जो हमारा अपलोड नहीं है, 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट। चलिए 10th का मार्कशीट मैं यहाँ पर अब सेलेक्ट करता हूँ। 10th का जो हमारा मार्कशीट है वो हमारा 10th मार्कशीट मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ, अपलोड हो गया। फिर 10th का सर्टिफिकेट मुझे अपलोड करना है। सर्टिफिकेट पर अब क्लिक कर रहे हैं उसके सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर। 10th सर्टिफिकेट मेरा यहाँ पर हो गया। अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, नहीं है तो प्रोविजनल ही अपलोड कर देंगे, उसी से आपका काम चल जाएगा। ये किया हुआ है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है जी? नेटवर्क तो है ही, तो फिर क्यों नहीं अपलोड हो रहा? 10th का मार्कशीट, चलिए थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कि क्यों टाइम लग रहा है। वैसे टाइम लगना तो नहीं चाहिए। इसमें देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कहा गया है कि आपका 10 कम से कम 10 केबी और ज्यादा से ज्यादा 3 एमबी का लिमिट है, उससे ज्यादा का आपको नहीं चाहिए। ये आपके किसमें फोटो में बात की गई, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है उसमें कहा गया है कि 10 केबी, उसमें भी 10 केबी से 3 एमबी के बीच का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ओके, चलिए मैं फिर से ट्राई करता हूँ 10th का मार्कशीट अपलोड करने की, क्योंकि अभी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं हो क्यों नहीं रहा है। इंशाल्लाह अब की बार हो जाएगा। कभी कभी प्रॉब्लम होता है, वेबसाइट सही से काम ना करे, या हो सकता है लैपटॉप मेरा काम ना कर रहा हो। चलिए मेरा ये हो गया है अपलोड 10th का मार्कशीट। अब मैं 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। पहले ही से आपको जो जो अपलोड करना है उसको एक जगह फोल्डर बना के आप रख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। चलिए मेरा 10th का सर्टिफिकेट भी हो गया। अब अगला हमारा आ रहा है क्लास 12th मार्कशीट। 12th मार्कशीट को अब हम फिर सेलेक्ट करेंगे और उसे अपलोड करेंगे। 12th सर्टिफिकेट अब नेक्स्ट अपलोड करने का है, मैं वो सेलेक्ट करके वो अपलोड कर रहा हूँ। 12th सर्टिफिकेट, ओके। चलिए उसके बाद अब हमारे पास एक और, ये देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट ऑफ उर्दू नॉलेज, मतलब आपने उर्दू किस लेवल पर पढ़ा है उसके लिए आपको देना है। तो मेरा 10th में उर्दू है तो मैं मार्कशीट डाल रहा हूँ। और जो कैंडिडेट जो मदरसा बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास 10th 12th का नहीं है, तो जो उनके पास डिग्री है, मतलब कि मीडियम जो उर्दू में उसने पढ़ाई की है, वही इसका उर्दू प्रूफ में भी चल जाएगा। तो मदरसा वाले स्टूडेंट्स जो प्योर मदरसा के स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे कि उनको जो मार्कशीट मिला हुआ है बस वही मार्कशीट वो अपलोड कर देंगे। चलिए मेरा ये मार्कशीट अपलोड हो रहा है। इसके बाद फिर मुझे एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए करना है, मतलब मैंने वहां पे लैंग्वेज एक सेलेक्ट किया था ना उर्दू, शुरू में ही जो सब्जेक्ट चूज कर रहे थे, तो आप हिंदी सब्जेक्ट चूज करेंगे तो आपको यहाँ पर हिंदी का प्रूफ देना पड़ेगा। अगर उर्दू सब्जेक्ट चूज करेंगे तो आपको उर्दू का प्रूफ देना पड़ेगा। तो मैंने उर्दू सेलेक्ट किया था, इस वजह से मुझे उर्दू का प्रूफ देना है, तो मैं उर्दू का ही यहाँ पर डालूंगा।
चलिए मेरा हो भी सपोर्टिंग यानी उर्दू नॉलेज सर्टिफिकेट हो गया। अब इंडियन लैंग्वेज यानी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट, मैंने जो लैंग्वेज चूज किया है उसका अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर 12th का मार्कशीट डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने 12th में उर्दू पढ़ी हुई है। ओके, ये सब मेरा सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। जो जो मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया वो मुझे प्रीव्यू यहाँ पर दिखा रहा है, आप भी अपना क्लिक करके उस पर देख सकते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन है प्रीव्यू का आएगा, इस प्रीव्यू पर हम क्लिक करेंगे। तो हमने जो भी चीजें अपलोड की सेलेक्ट की है वो चीजें मुझे यहाँ पर शो हो रही है। सबसे पहले कि लर्निंग सपोर्ट सेंटर आपका कहाँ है वो दिखाया जा रहा है, किस कॉलेज को आपने अपना स्टडी सेंटर चूज किया है वो दिखाएगा। बाकी उसके बाद आपका सब्जेक्ट आपने क्या क्या चूज किया है वो सारा सब्जेक्ट दिखाएगा। फी पेमेंट अभी नहीं किया हुआ है मैंने, इस वजह से यहाँ पर फी पेमेंट का अनपेड दिखा रहा है, लेकिन जब पेमेंट कर देंगे तो पे दिखाएगा। जो भी चीजें आप मतलब सारी चीजें को देख लीजिएगा। सबसे नीचे आने के बाद अब आपको ऑप्शन आ रहा होगा पे फी का, क्योंकि जब तक आप फी पे नहीं करेंगे तब तक आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा। तो मैं यहाँ पर आइए क्या करता हूँ, पे फी पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप पे फी पर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। यहाँ आपसे एक डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है कि आपने जो जो यहाँ पर एंटर किया है, जो अपनी डिटेल्स दी है वो बिल्कुल सही है, उसको एक मर्तबा से चेक कीजिए। मेरा नाम रिजवान ज़हीर है, मैंने ये चेक कर लिया। फिर मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, देख लिया। डेट ऑफ बर्थ मैंने सही डाला है, ईयर सही नहीं डाला है, ईयर गलत है। आप लोग मत मान लीजिएगा कि मेरी पैदाइश 2000 साल की है। चलिए, रिजर्वेशन क्या है और मैं जेंडर क्या है, मेल है, देख लिया हूँ। मदर नेम मैंने मदर नेम के लिए माय मदर ही लिख दिया था, इस वजह से यहाँ पे ऐसा रहा। आपका जो नाम होगा वो लिखिएगा। फादर नेम मेरा ज़हीर शो हो रहा है। माय एड्रेस हमने जो डाला हुआ है, हमने जो एड्रेस डाला था वो एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है, बिल्कुल एड्रेस सही है। आपका जो एड्रेस होगा वो दिखाएगा। आई हैव चेक ऑल इन्फॉर्म एप्लीकेशन इन अपलोड फाइल, मैंने सारी चीजें देख ली है, वो चेक कर ली है, सारा को टिक कर देंगे। उसके बाद हम पे फी पर क्लिक करेंगे, पेमेंट गेटवे पर। जैसे हम पेमेंट गेटवे पर क्लिक करेंगे तब हमारे पास फी पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। कैसे फी पेमेंट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर फी पेमेंट करने के लिए हमारे पास पेज ओपन हुआ। इसमें देखिए लेफ्ट साइड में ये क्रेडिट कार्ड दिखा रहा है, डेबिट कार्ड है, आधार कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है। ये मैनुअली क्रेडिट कार्ड पर सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन हम आमतौर पे एटीएम कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो एटीएम हमारा डेबिट कार्ड में आता है। तो इसे हम चेक करके नीचे वाले ऑप्शन पे आएंगे, क्रेडिट कार्ड नहीं बल्कि डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। डेबिट कार्ड में भी हमारा जो कार्ड नंबर है वो कार्ड नंबर हम सिलेक्ट करेंगे, वो बिल्कुल 16 डिजिट का कार्ड नंबर होता है। आपका एटीएम कार्ड होगा, उसके फ्रंट पर लिखा होगा और उसी में नीचे लिखा होता है कि उसका एक्सपायरी मंथ क्या है, ईयर क्या है, और सीवीवी 3 डिजिट का होता है। ये कार्ड के पीछे बैक साइड में होता है। एटीएम कार्ड में पीछे जहां पे एक सिग्नेचर का ऑप्शन आता है उसी में सबसे राइट साइड में 3 डिजिट का सीवीवी नंबर होता है, वो नंबर हमें लिखना हो। और कार्ड होल्डर ने मतलब जिस कार्ड से हम पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम क्या है वो क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब मेक पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, आपका फी पेमेंट हो जाएगा। तो यही आपका लास्ट स्टेप हो जाएगा। जब ओटीपी डाल के आप फी पेमेंट कर देंगे तो फिर आपका कैसा शो करेगा उसके लिए आइए मैं आपको दिखाता हूं। ओके, चलिए मैं इसके लिए दूसरा आपको लॉग इन करता हूं आईडी, ताकि वहां पे आपको ये पता चल पाएगा कि जब फाइनल पेमेंट आप कर देंगे तो आपको कैसे शो करेगा, कैसे आप समझेंगे कि हाँ मेरा पेमेंट हो चुका है। सक्सेस होने के बाद आपको प्रीव्यू कैसा दिखाएगा। चलिए मैं यहाँ पर बैक आता हूँ। आपको मैं अभी लाइव दिखाऊंगा कि फी पेमेंट कैसे होगा।
थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो है, इस वजह से टाइम लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा आप लोग और इंतजार कर लें। जिन लोगों को थोड़ा जल्दबाजी में है वो वीडियो को भगा करके स्किप कर करके देख लेंगे, या वीडियो को 2x में डबल स्पीड में देख लेंगे। चलिए, एक तो मेरा सिस्टम इतना स्लो हो गया, बहुत ज्यादा स्लो है, पता नहीं इतना स्लो क्यों है, किस दुश्मनी में है। आइए, नहीं समझ में आएगा इसको आज, इतना गुस्सा में क्यों है। सिस्टम इतना स्लो हो गया है कि बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पर फी पेमेंट करने के बाद आपको कैसा स्क्रीन शो होगा वो आपको दिखा रहा हूँ। बाकी इस वीडियो में मुझे यही लास्ट तक बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो या कंफ्यूजन हो तो आप हमें जरूर पूछ सकते हैं। चलिए, अगर आपको एडमिशन से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें उससे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। या फिर आपको एक चीज हमने जो बताया था कि प्रोस्पेक्टस कैसे देखेंगे, उसके लिए भी आप जैसे यूनिवर्सिटी के साइट पे आएंगे, यहाँ पे डाउनलोड ई प्रोस्पेक्टस का ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। ई प्रोस्पेक्टस जो आपका शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके प्रोस्पेक्टस देख लेंगे। इस प्रोस्पेक्टस में आपको एडमिशन से रिगार्डिंग तमाम इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे कितने मदारिस, कौन कौन से ऐसे मदारिस है जो मानो के यहाँ अप्रूव है, वो सारा लिस्ट दिया हुआ है। किस कोर्स के लिए कितना फी पेमेंट करना होता है, आपकी क्लासेस, सॉरी आपका एडमिशन कब से कब तक चलेगा, आपकी बुक कब आएगी, आपका एग्जाम कब होगा, वो सारा डिटेल्स वहां पर दिया हुआ है। तो आप उन चीजों को वहां पर से भी देख लीजिए। असल मुझे जो आप लोगों को ये बताना था कि जब आप फी पेमेंट कर देंगे तो फी पेमेंट करने के बाद जैसे ही आप अपना आईडी लॉगिन करेंगे तो आपको होम पेज में इस तरीके का दिखाई देगा अप्लाइड प्रोग्राम के लिस्ट में। तो जिस कोर्स के लिए आपने फी पेमेंट किया होगा उसका यहाँ पर ये अपडेट या कंप्लीट फॉर्म का ऑप्शन ना आके प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। आप प्रिंट फॉर्म पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन, आपके पास जो पेज ओपन होगा उस पेज में आप यहाँ पर देख लेंगे कि आपका क्या क्या डिटेल्स डाला हुआ है। चलिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ही आप फी पेमेंट जब आप कर देंगे तो आपके पेमेंट में यहाँ पर आएगा कौन सा रीजनल सेंटर है, सबसे पहले वो दिखाएगा। उसके आगे जो पेमेंट का स्टेटस है वो पेमेंट स्टेटस पेमेंट पेड दिखाएगा, और उसके बाद किस डेट पर आपने पेमेंट किया है, फिर पेमेंट का आपको आईडी भी दिखाएगा। बाकी आपकी सारी जो डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर शो करेंगे, तो डिटेल्स को भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में यही बताना था। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे आप सबों से इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।